2008 में स्कॉटलैंड में रीपर नामक एक वायरस की पहचान की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक सप्ताह के भीतर हजारों लोगों की मौत हो गई। जवाब में यूनाइटेड किंगडम ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया और देश के चारों ओर एक बाधा का निर्माण किया। हालांकि स्कॉटिश नागरिक अलग थलग होने और अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग करने के लिए आड़ में एकत्र होने से नाराज थे। दीवार की रखवाली कर रहे सैन्यकर्मियों ने एक संक्रमित व्यक्ति को देखकर गोलियों का सहारा लिया, जिससे दूषित रक्त उसके आसपास के लोगों पर बिखर गया। भीड़ क्रोधित हो गई और सैनिकों के साथ युद्ध में लग गई, जिन्होंने नागरिकों को संक्रमित करने की संभावना की परवाह किए बिना अंधाधुंध गोलीबारी की, क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को क्षेत्र छोड़ने से रोकना था। निकट सानिध्य में एक हताश मां ने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक अनजाने में चली गोली उसकी बेटी को लगी, जिससे उसकी एक आंख चली गई। इस दर्दनाक घटना में वह बाल बाल बच गई, जिसके बाद उसकी मां ने सेना के एक हेलीकॉप्टर चालक दल से अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की गुहार लगाई। उनके जाने से पहले मां अपने बच्चे को भविष्य में संजोने के लिए एक पत्र छोड़ गई। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, वायरस का इलाज मायावी बना रहा, जिससे स्कॉटलैंड धीरे धीरे एक डायस्टोपियन समाज में बदल गया, जहां लोगों ने जीवित रहने के लिए चूहों और यहाँ तक कि एक दूसरे का सहारा लिया। लूटपाट और हत्याएं सड़कों पर आम बात हो गई थी। हालांकि शुरुआत में ब्रिटेन ने वायरस को रोकने का दावा किया था, लेकिन दीवार के पीछे फंसे लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसकी व्यापक रूप से आलोचना की गई, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गंभीर गरीबी, व्यापक बेरोजगारी, नागरिक अशांति और महत्वपूर्ण आर्थिक अस्थिरता में बिगड़ गई। शुरुआती प्रकोप के 27 साल बाद बची हुई युवा लड़की ईडन नाम की एक महिला के रूप में विकसित हुई, जो अब अपने साथी जॉन के साथ एक सरकारी विशेष एजेंट के रूप में काम करती है। वह एक दास व्यापारी के स्वामित्व वाले जहाज पर सवार हो जाती है। अलग होने पर जॉन अनजाने में एक बंदूक की लड़ाई के लिए अग्रणी देखा जाता है। व्यापारी सभी खरीदारों की हत्या करता है और महिला सहायक सोने के साथ भाग जाती है। जॉन को पकड़ लिया जाता है। हंगामा सुनकर ईडन ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने सिंथेटिक एआई को दालान में फेंकने का फैसला किया, क्योंकि यह उसकी घड़ी से जुड़ा हुआ है। फिर वह अपने हथियार के साथ व्यापारी के पास जाती है, जिससे वह डर के मारे पीछे हट जाता है और प्रतिशोध की मांग करते हुए अनजाने में जॉन को गोली मार देता है। ईडन तुरंत व्यापारी को मार डालता है। मिशन पूरा होने के बाद घरेलू सुरक्षा प्रमुख नेल्सन ने जॉन के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। ईडन को उसकी घड़ी से फुटेज को स्पष्टीकरण के रूप में सौंपने के लिए प्रेरित किया। ईडन उस पत्र को देखती है जिसे उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था, अपनी मां की उपस्थिति को याद करने में असमर्थता जताते हुए और अपना पता खोजने के लिए स्कॉटलैंड में प्रवेश करने के लिए तरस रही थी। हालांकि घरेलू सुरक्षा प्रमुख नेल्सन ने उसे अगले दिन एक आपराधिक ठिकाने पर पुलिस छापे के दौरान आराम करने की सलाह दी। अधिकारी गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों से भरे कमरे को देखकर दंग रह गए। वरिष्ठ अधिकारी कैनरिस ने प्रधानमंत्री हैचर को रीपर वायरस के पुनः प्रकट होने के बारे में जानकारी दी, जो अब लंदन में फैल रहा है। प्रस्ताव से सहमत होने के बावजूद हैचर ने संभावित प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए तुरंत एक बैठक बुलाई, जिसमें लंदन में लॉकडाउन लागू करने की धारणा का सुझाव दिया गया। नेल्सन को तब गोपनीय जानकारी की समीक्षा करने के लिए एक अलग कार्यालय में ले जाया जाता है और पता चलता है कि एक उपग्रह ने पिछले 3 वर्षों में ग्लासगो सड़कों पर जीवित बचे लोगों का पता लगाया था, ये देखते हुए कि उन्होंने दीवार के पीछे सभी को मरा हुआ मान लिया था। एकमात्र प्रशंसनीय व्याख्या यह है कि दीवार से परे किसी ने इलाज खोज लिया था। नतीजतन नेल्सन को दीवार पार करने और इलाज का पता लगाने के लिए गुर्गों की एक टीम को इकट्ठा करना होगा। कुछ समय बाद नेल्सन ईटन को एक मिशन प्रस्तुत करता है, जिसे वह शामिल जोखिमों के बावजूद स्वीकार करती है। जाने से ठीक पहले वह नेल्सन को अपनी मां के पत्र को सुरक्षित रखने के लिए रुचि लेती है। कैनारिस ईडन को मिशन के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है, जिससे पता चलता है कि उसे डॉक्टर केन या उनकी प्रयोगशाला का पता लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे एक इलाज पर काम कर रहे प्रमुख शोधकर्ता थे। एक टीम उसे सौंपी जाएगी और उनके पास लौटने के लिए 46 घंटे का समय होगा, जिसमें विफल रहने पर लंदन को नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ईडन को एक जीपीएस बीकन भी प्रदान किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार हर समय उसके स्थान को ट्रैक कर सके। इस बीच हैचर ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया, जिससे लंदन के निवासी समय से पहले ही घबरा गए। कैनारिस ने हैचर को सलाह दी कि वे संक्रमित व्यक्तियों को उनके भाग्य पर छोड़ दे, क्योंकि बड़े समूहों को बचाने का प्रयास करने से वायरस शहर से बाहर फैल जाएगा। 3 घंटे बाद वह दीवार पर नहीं आया और उसके साथ जाने के लिए सौंपी गई टीम से मिला, जिसमें सैनिक, डॉक्टर और पर्याप्त मात्रा में हथियार शामिल थे। खुद को तैयार करने के बाद टीम टैंकों पर सवार हो जाती है और गार्डों के दरवाजे पर लगी सील को तोड़ने का इंतजार करती है।
जिससे उन्हें ग्लासगो में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है क्योंकि बाहर काफी अंधेरा है। टैंकों में से एक गलती से एक बाधा से टकरा जाता है। क्षेत्र को रोशन करने के लिए टीम आग लगाती है और आसपास गायों को चरते हुए देखती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर टेलबोट कैन की रिकॉर्डिंग बजाते हैं, जिन्होंने संगरोध के दौरान बिजली जाने तक सरकार को सूचना दी थी। कैन बताते हैं कि उन्होंने और उनके गार्डों ने एक अस्पताल में शरण ली और जीवित बचे लोगों ने नरभक्षण का सहारा लिया, जिससे मध्ययुगीन परिदृश्य सामने आया। टीम अस्पताल जाने का फैसला करती है और जैसे ही वे सड़कों पर चलते हैं, उन्होंने देखा कि घरों के दरवाजों पर चित्रित संख्याएं उन लोगों की संख्या दर्शाती हैं जो वहां रहना चाहते हैं। माना जाता है कि सरकार 8 भेजने जा रही थी। अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने अपने विशेष प्रकाश का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया कि यह इमारत में प्रवेश करने से पहले बेत अनुसंधान की खोज के लिए सुरक्षित है। चालक टैंकों में ही रहे, जबकि चांडलर ने पास में भटकती एक लड़की को देखा। वह संचारकों के माध्यम से अपनी उपस्थिति की टीम को सूचित करता है और हालांकि संक्रमण के जोखिम के कारण संपर्क करने की सलाह भी देता है। चांडलर उसकी उपेक्षा करता है और लड़की से संपर्क करने के लिए सूट पहनता है। दुर्भाग्य से लड़की उसकी बाहों में निकल जाती है, जिससे ईडन घबरा जाता है। हालांकि टेलबोट ने उसे आगे के अध्ययन के लिए लड़की को अलग करने के लिए मना लिया। टीम अपनी खोज जारी रखती है और जब वे एक प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं तो वे अचानक लुटेरो नामक एक समूह द्वारा घात लगाकर हमला करते हैं। एक क्रूर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हताहत होते हैं। ईडन को निकासी का आदेश देने के लिए प्रेरित किया जाता है। चांडलर द्वारा लड़की को एक आइसोलेशन पॉड में रखने के बाद टैंक टीम को पुनः प्राप्त करने के लिए अस्पताल के चारों ओर घूमने का प्रयास करते हैं, लेकिन सड़क पर और लुटेरों का सामना करते हैं। मोलोटोव कॉकटेल को टैंकों पर फेंका जाता है, जिससे लड़की जाग जाती है। मौका पाकर वह चांडलर पर पीछे से हमला करती है। लड़कियों के हमले के कारण टैंक एक इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और चांडलर अपने आखिरी क्षणों में एक ग्रेनेड गिराता है जो लड़की को भी मार देता है। आप लुटेरों से बचने के लिए टीम को लिफ्ट में नहीं ले गए और केबल को गोली मार दी और लैंडिंग को कुशन करने के लिए फोन रेनाट को सक्रिय कर दिया। दूसरा टैंक आता है, लेकिन जैसे ही वे इमारत से बाहर निकलते हैं, मुराता एक तीर चलाता है, जिससे चालक की मौत हो जाती है और टैंक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। टीम पैदल चलती रहती है, लेकिन जल्द ही वे और अधिक लुटेरों से घिर जाते हैं, जिससे एक और क्रूर लड़ाई होती है। टेलबोट घायल हो गया है और टीम कवर देने की कोशिश कर रही है, जबकि एक डॉक्टर उसके घावों की देखभाल कर रहा है। हालांकि वे जल्दी से गोला बारूद से बाहर निकल जाते हैं। सैनिक स्टलिंग और नॉर्टन एक अंधेरी गली से भागने में सफल रहे, लेकिन ईडन और टेलबोट को पकड़ लिया गया। उनके बाकी सभी सैनिक अपना बचाव करने की कोशिश में शहीद हो गए। वाइपर नाम की एक महिला ने घोषणा की कि उसे बेहोश करने से पहले ईडन को उनके नेता के पास ले जाना चाहिए। कुछ घंटों बाद भी जब वह उठती है तो खुद को एक कोठरी में जंजीर से बंधा हुआ पाती है। लुटेरों का नेता जानकारी निकालने के प्रयास में उस पर शारीरिक हमला करना शुरू कर देता है। एडन ने खुलासा किया कि उनकी टीम दीवार से परे से आती है, जो आत्मा को आश्चर्यचकित करती है, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि कीन्स ने दावा किया था कि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। एकमात्र चुंबन खाने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसे काटती है, जिससे वह अपने गार्ड को उसे जीवित रखने के लिए आदेश देने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वह उसे स्वतंत्रता के टिकट के रूप में देखता है। वाइपर ईडन के जीपीएस को नष्ट कर देता है, जबकि लुटेरों में से एक ने उसकी घड़ी चुरा ली। इस बीच स्टर्लिंग और नोर्गिन क्षेत्र में आ रहे हैं, इसलिए अपने साथी लुटेरों के लिए एक जंगली पार्टी फेंकता है, जिसके दौरान वे टेलबोट को पकाते और खाते हैं। सेल में रहते हुए एडन टूटे हुए जीपीएस से निकलने वाले तारों को नोटिस करता है और उन्हें अपने हथकड़ी पर ताला लगाने के लिए उपयोग करता है। जब एक गार्ड उसे कुछ टैलिबन देने के लिए खुद आता है तो मीट ईडन उसे हड़पने का अवसर प्राप्त करता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करता है। सेल से उसके भागने के बाद यहाँ तक कि मारता है, गार्ड उसकी चोरी की घड़ी को पुनः प्राप्त करता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। पास की कोठरी में वह कैली को ढूंढती है, जो बताती है कि वह केन की बेटी है और अगर वह उसे मुक्त करती है तो वह उसे खाने और खोजने में मदद कर सकती है। जैसे बोल रहे हैं, वाइपर प्रवेश करता है और अपनी दोहरी तलवारों के साथ एक और लड़ाई शुरू करता है, यहाँ तक कि खुद का बचाव करता है, तलवारों में से एक लेकर और वाइपर को दरवाजे की ओर धकेलता है। केली वाइपर को पकड़ लेती है और इस अवसर का उपयोग उसे मारने के लिए भी करती है। बाद में ईट केली ट्रेन स्टेशन पर उनसे मिलने के लिए एक साथ भाग जाते हैं और संदर्भ में खाते हैं। लड़कियां उत्तरी और स्टर्लिंग से पहले स्टेशन पर पहुंचती हैं और केली के दोस्त जोशुआ से मिलती हैं, जो ईडन को अपने धनुष से धमकी देता है जब तक कि केली उस पर भरोसा करने के लिए राजी नहीं हो जाता। इस बीच नॉर्टन और स्टर्लिंग मोटरसाइकिल पर लुटेरों से घिरे हुए हैं और एक बस शहर के माध्यम से एक उच्च गति का पीछा कर रही है। जब वे अंततः स्टेशन पर पहुंचे, जोशुआ ने ट्रेन की रवानगी शुरू की। स्टर्लिंग और नॉर्टन स्प्रिंट ट्रेन के बाद लुटेरों के हमलों से बचते हुए
नॉर्टन ट्रेन पर कूदने का प्रबंधन करता है, लेकिन स्टलिन को बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए ईडन एक दुश्मन बाइकर को नीचे गिराने के लिए कूद जाता है। उत्तरी उन्हें उगने में मदद करता है और वे सुरक्षित बच निकलते हैं। यात्रा के दौरान केली ने खुलासा किया कि वह उन्हें कैन तक ले जा सकती है, लेकिन वह उनके साथ नहीं जा सकती क्योंकि कैन उसे मार डालेगा। ये पता चला है कि आत्माहीन कैन पुत्र और कैन पागल हो गए हैं क्योंकि आत्मा ने उनके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। आजकल कैन किसी को भी मार डालता है जो उसका विरोध करता है। कुछ घंटों के बाद समूह ट्रेन से उतर गया और एक पुराने सैन्य सुविधा से गुजरने वाले शॉर्टकट का उपयोग करके पहाड़ों के माध्यम से कुछ मील चलता है। जब वे जंगल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अप्रत्याशित रूप से टेलीमोन का सामना करना पड़ता है, जो केन के जल्लाद जोशुआ स्टलिंग और केली के रूप में होता है। लेकिन वे और अधिक शूरवीरों से घिरे होते हैं जो यहोशू को मारते हैं और अन्य दो को पकड़ लेते हैं। उत्तरी टेलीमन को गोली मारने का इरादा रखता है, लेकिन ईडन ने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया क्योंकि कब्जा कर लिया जाना राजा तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका है। समूह को एक पुराने महल में ले जाया जाता है जहां मध्यकालीन संस्कृति का पालन करते हुए जीवित बचे लोगों का एक समुदाय रहता है। वे कैन से उसके कार्यालय में मिलते हैं और वह समझाने के लिए आगे बढ़ता है कि वायरस का कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग इसके प्रति प्रतिरक्षित हैं। कैन को हमेशा ये संदेह था कि सरकार और लोगों को भेजेगी, इसलिए वह अपने अनुयायियों के साथ यहाँ छिपा रहा। उन्होंने स्वीकार किया है कि बाहरी दुनिया बहुत भ्रष्ट है। इस बीच लंदन में दंगे भड़क गए और कई लोग वायरस से मर रहे हैं। एक संक्रमित व्यक्ति ब्रिटिश सुरक्षा मुख्यालय में घुस जाता है और गार्ड को मार डालता है और डिजिटल तालों को बाईपास करने के लिए उनकी उंगलियों के निशान और नेत्रगोलक का उपयोग करता है। वह मुख्य कार्यालय पहुंचता है और हैचर को मारने का प्रयास करता है, लेकिन नेल्सन हस्तक्षेप करता है और उसे गोली मार देता है। आदमी के खून के छींटे मारने के बाद और चेहरे पर टोपी लग जाती है। उसे डर है कि वह संक्रमण का अनुबंध कर सकता है। बाहर दंगे बिगड़ने के कारण कैनारिस ने गार्डों को हैचर को अपने कार्यालय में अलग थलग करने का निर्देश दिया। निराशा महसूस करना। इस बीच हैचर ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। केन अपनी बेटी को अपवित्र मानते हैं और उसे जलाने के लिए काल कोठरी में ले जाते हैं। खाया और उसके साथी एक सेल में रात बिताते हैं और अगले दिन कैन ईडन को अपने मनोरंजन के लिए टेलीमोन से लड़ने का आदेश देता है। कैन स्वीकार करते हैं कि वह एक बार एक आदर्शवादी थे, लेकिन महल की दीवारों के बंद होने पर अपने परिवार को खोने के बाद सभी आशा खो दी। वह चाहता है कि ईडन भी उसी दर्द का अनुभव करे। खाया निहत्था है। मैं बताता हूँ कि आदमी अपने भाले और ढाल के साथ टेलीमोन हमलों में कवच में है। एडन को वापस हड़ताल करने के कुछ अवसरों के साथ छोड़ देता है क्योंकि गार्ड केली को उत्तरी और स्टलिंग से स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें भागने के लिए चाबियां चोरी करते हैं। वे हथियार और विस्फोटक खोजने के लिए शस्त्रागार में अपना रास्ता बनाते हैं। मारपीट के दौरान एडन उन्हें देख रहे एक गार्ड को देखता है और टेलीमन को मारने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल करते हुए उसे निहत्था कर देता है। ये कैन को क्रोधित करता है, जो अपने पहरेदारों को सभी कैदियों को मारने का आदेश देता है। हालांकि नॉर्टन और स्टलिंग दर्शकों के बीच अराजकता पैदा करने वाले टॉवर में विस्फोट करके व्याकुलता पैदा करते हैं। तीनों हंगामे का फायदा उठाते हुए किचन से निकल भागते हैं। जो कोई भी उनके रास्ते में आता है उसे तब तक पीटते हैं जब तक कि उन्हें आपातकालीन निकास नहीं मिल जाता। समूह अखाड़े में अपना रास्ता बनाता है, जहां एक तीरंदाज खाने के लिए तैयार होता है। नॉर्टन हस्तक्षेप करता है और तीरंदाज को अपनी बंदूक से गोली मारता है और वे चोरी के घोड़ों पर भाग जाते हैं। शूरवीर पीछा करते हैं, लेकिन समूह पहाड़ के शॉर्टकट तक पहुंच जाता है। सबसे पहले वे एक जनरेटर की खोज करते हैं और रोशनी चालू करते हैं, जिससे एक नया बेंटले वाला एक टोकरा प्रकट होता है, जबकि स्टलिंग कार में ईंधन भरता है। ईडन को एक बॉक्स में एक फोन मिलता है और नॉर्टन गेट को बंद करने और रातों को बाहर रखने के लिए बिजली में हेरफेर करता है। दुर्भाग्य से शूरवीरों ने सुरंग में प्रवेश किया और नॉर्टन को तीर से नहीं मारना चाहिए, जिससे वह कार तक पहुंचने से पहले ही गिर गया। गेट के बंद होने के कारण केली और स्टलिंग को उसे पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। के रूप में वे दूर ड्राइव करते हैं। ईडन नेल्सन से संपर्क करता है और उसे सूचित करता है कि उनके पास पैकेज है। वह कैनारिस से भी बात करती है और शेष यात्रा के लिए फोन छोड़ने से पहले उसे कॉल ट्रेस करने के लिए कहती है। कुछ घंटों बाद समूह दीवार पर बंद हो रहा है जब उनका अचानक लुटेरों और पुलिस की गाड़ी द्वारा पीछा किया जाता है। हिट होने से बचने के लिए तेजी से खाया, लेकिन बाइक पर सवार एक लुटेरा उसके विंडशील्ड से टकरा जाता है और यहाँ तक कि कार को रोकने और पुलिस कारों के टायरों पर गोली चलाने का फैसला करता है, जिससे वह चट्टान से गिर जाता है। हालांकि लुटेरे डराने से इनकार करते हुए आत्मा के नेतृत्व में उनका पीछा करना जारी रखते हैं। ईडन ने अपनी कार को उल्टा कर दिया और सीधे दुश्मन के कोनवों पर ड्राइव किया और टक्कर से बचने के लिए उन्हें एक तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। दीवार की ओर बढ़ते ही एक नया पीछा शुरू हो जाता है। जब वे करीब आते हैं तो आत्मा बेंटले में कूद जाती है और उसके बाद एक और लुटेरा आता है और कार में लड़ाई छिड़ जाती है।
अराजकता में वे गलती से एक बाइकर को गोली मार देते हैं, जिससे वह दूसरे लुटेरों के वाहन से टकरा जाता है। स्टर्लिंग ने लुटेरा को कार से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह कसकर पकड़ लिया। स्थिति तब और भी खराब हो जाती है जब नायक गलती से दरवाजे के साथ एक परित्यक्त वाहन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके एक साथी की मौत हो जाती है जब एक लुटेरा कार की चपेट में आ जाता है, जबकि टीम का एक सदस्य रास्ता साफ करने का प्रयास करता है। एक अन्य आत्मा के खिलाफ लड़ाई में संलग्न है एक लुटेरा और अंततः उसे कार से बाहर धकेलने में सफल होता है। आत्माओं के हट और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश के बावजूद ईडन उससे बचने का प्रबंधन करता है और लुटेरों से भरी एक बस के माध्यम से ड्राइव करता है, जिससे यह विस्फोट हो जाता है और इस प्रक्रिया में आत्मा की मौत हो जाती है। शेष लुटेरे आग के दूसरी तरफ फंसे रह जाते हैं, जिससे ईडन और उनकी टीम को भाग जाने की अनुमति मिलती है। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर उनका सामना कैनारिस से होता है, जो विमान से आता है। एडन गुप्त रूप से अपनी घड़ी के साथ उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करता है और कैनारिस के साथ संरेखित करने का नाटक करता है, जो स्टर्लिंग के अविश्वास के बावजूद संक्रमित लोगों को खत्म करने के बाद इलाज की खोज के लिए श्रेय लेने की अपनी योजना और नागरिकों की बलि देने की अपनी योजना का खुलासा करता है। कैनारिस की ईडन अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को बनाए रखती है और उसे केली के साथ उसके रक्त का उपयोग करके एक टीका बनाने का निर्देश देती है। कैनारिस खाने और अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण देती है, लेकिन वह मना कर देती है। कुछ समय बाद नेल्सन ग्लासगो की यात्रा करता है और पत्र के पते पर खाया हुआ पाता है, जो कभी उसका घर था। हालांकि अभी भी अपनी मां को याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब उनके पास तस्वीरें हैं और उन्हें पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वह नेल्सन को कैनारिस प्रवेश की रिकॉर्डिंग प्रदान करती है, जिससे वह उसे न्याय दिला सके। नेल्सन चला जाता है और ईडन एक बार फिर पीछे रहने का विकल्प चुनता है। कुछ ही समय बाद कैनारिस के कबूलनामे की खबर फैल गई और ईडन ने दुर्घटना स्थल से आत्माओं के सिर को अपनी जीत के प्रतीक के रूप में लुटेरों को पेश करने के लिए पुनः प्राप्त किया। लुटेरे शुरू में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन ईडन को नए नेता के रूप में स्वीकार करते हुए जल्दी से खुशी के जश्न में बदल जाते हैं।